स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सहना भवतु सहना भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। दोनों हाथों को रख करेंगे। सांस करेंगे पुनः एक बार सभी को जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण मैम। सभी को जय श्री कृष्ण। पेज नंबर 6 सभी ने रीड कर लिया था। अगर इसको रीड किया होगा तो इसको पढ़ाएंगे तब आपको समझ में आएगा। अगर इसको रीड नहीं किया होगा तो एक बार में समझ में नहीं आएगा। ठीक है, सभी ने रीड किया है कि नहीं किया? पहले हैंड रेज कर दें, मैं देख लूं कितने लोगों ने रीड किया है इसको। अब बिल्कुल सच में बताना, जो जिसने नहीं किया वो नहीं हैंड रेज करेगा। यहाँ कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी। यहाँ पर इतना जरूर है कि रीड करेंगे तो आपके लिए ही बेनिफिशियल है। जिन्होंने किया है तो बहुत अच्छा, और जिन्होंने नहीं किया है उनके लिए भी वेरी गुड। अब वो कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से चलेंगे, सभी लोग देखेंगे, हम बाकी के छोड़ते हैं, सभी लोग इसको अपने से पढ़ लेंगे। जिन्होंने पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है। नेति से देखेंगे क्योंकि यहाँ से ही ये पॉइंट आपको समझ में आएगा। षट क्रियाओं का शोधन, जो हम षट क्रिया बता रहे थे ना, देखिए इसमें जो है नेति धोती कुंजल बस्ती नौली त्राटक कपाल भाती को हठ योग मान लिया जाता है। ये हमारी षट क्रियाएं हैं, इन्हीं को हम जो है हठ योग मान लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। षट कर्म तो केवल शरीर शोधन के साधन है। वास्तव में हठ योग तो शरीर एवं मन के संतुलन द्वारा राजयोग प्राप्त करने का पूर्व सोपान के रूप में विस्तृत योग विज्ञान की 4 शाखाओं में से एक है। ठीक है, ये जो हमारा षट क्रियाएं हैं ये हमारे शरीर की शुद्धि के लिए बने हुए हैं, ना कि हठ मतलब हठ विद्या इसको ही कह सकते हैं। हालांकि लिया गया है ये हठ प्रदीपिका से लिया गया है, और हठ प्रदीपिका में ही हठ योग और घृण संहिता में ही हठ योगों का जितने हठ पुस्तक हैं, हठ योग के पुस्तक है, ग्रंथ हैं, उसी में हठ विद्याओं का सारा निचोड़ आपको मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे ये कहा गया कि इसके द्वारा जो हमारे षट क्रियाएं हैं इससे हमारे शरीर का शोधन किया जाता है। नेति हमारा क्या करता है, इंट पार्ट को मतलब क्योर करता है। धोती है हमारे चेस्ट से या हमारे अमाशय का जो भी होता है आहार नाल वगैरह का सारा करता है। कुंजन भी सेम वही करता है, जो हमारे अपच खाने वगैरह होते हैं, अपच भोजन जो हम शादी विवाह में कहीं जाते फेस्टिवल में तो अनसेसरी चीजें खा लेते हैं, हाँ, जीभ के स्वाद के लिए, टंग के स्वाद के लिए। ऐसा नहीं सोचते हैं कि ये हमारे शरीर को कितना लगेगा कितना नहीं लगेगा, उसको ना देखते हुए बस खा लेते हैं, तो फिर हमें कुंजन करना पड़ता है। बस्ती हो गया जो हमारे अनस पार्ट का जो नीचे का पार्ट है, अनस पार्ट, वहां की जो है शोधन होता है। नौली हो गया, नौली हमारे पेट से पाचन क्रिया का काम करता है। त्राटक, किसी भी चीज पर हम ध्यान केंद्रित करते हैं तो उसको त्राटक बोलते हैं। कपाल भाती, कपाल भाती 3 प्रकार से होती है। ठीक है, वात क्रम, व्युत क्रम और शीत क्रम, ये 3 प्रकार की होती है। अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो कर लें, और जो लोग अवेयर होके नहीं बैठे हैं उनसे अनुरोध है कि वो होके
के बैठे और मैम फोकस अपने पढ़ाई पर करें, स्टडी पे करें। मैम मैम फिर से बोलिए ना। मैम और एक बार बोलिए तो, कपालभाति जो 3 प्रकार होते हैं वो कौन कौन सा है? वातक्रम, व्युत्क्रम और शीतक्रम। कपालभाति 3 प्रकार की होती है, वातक्रम, व्युत्क्रम और शीतक्रम। ये 3 तरह से किया जाता है, ठीक है। हठ को हठ योग मान लिया जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। षटकर्म तो केवल शरीर शोधन के साधन है। ये जो षटकर्म हमारे हैं, ये हमारे इंटरनल पार्ट के शोधन के साधन है। जैसे एक्सटर्नल पार्ट में हम कैसे क्या करते हैं, नहाना धुलना, सफाई करना, ऐसे मतलब इस तरीके की चीजें हो गई, स्नान आदि, और आसन के द्वारा, मुद्रा के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा हम चीजों को अपने कंट्रोल में करते हैं। तो उसी तरीके से ये क्रियाएं जो हैं, षट क्रियाएं, ये हमारे इंटरनल चीजों का शोधन करती हैं, जो भी हमारे ऑर्गन्स हैं उनका शोधन करती हैं। हठ योग तो शरीर एवं मन के संतुलन द्वारा राजयोग प्राप्त करने का पूर्व सोपान है। जब इससे हमारा शरीर का शुद्धिकरण हो जाता है, ये भी ये मत सोचिएगा कि एक बार के करने से होता है। इसकी मतलब जो है प्रतिक्रिया चलती रहती है। जैसे हम डेली आसन करते हैं, तो डेली इसमें आसन तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम इसमें कुंजल हम चाहें तो डेली कर सकते हैं, ठीक है। त्राटक हम डेली कर सकते हैं, कपालभाति हम डेली कर सकते हैं, नौली भी हमारा डेली का पार्ट है। इसमें जो बस्ती है और नेति है, ये हम डेली नहीं कर सकते। नेति हम सिर्फ वीक में 2 डेज, वीक में 2 डेज कर सकते हैं या 1 डेज। और जो हमारा बस्ती है, इसको डॉक्टर के अकॉर्डिंग ही करते हैं, ठीक है। अपने से इसको करना भी नहीं है। ये हमारे जो नेचुरोपैथी के डॉक्टर होते हैं या आयुर्वेदिक के डॉक्टर होते हैं, वो खुद ही रिकमेंड करते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग इसको किया जाता है। इससे हमारे शरीर की शुद्धि होती है, या शोधन कह सकते हैं, ठीक है। ये सोपान है कि राजयोग की प्राप्ति के लिए, जब इंटरनल ऑर्गन्स हमारे बिल्कुल क्योर हो जाते हैं। आप ऐसा नहीं सोचिए कि हमारे सारी प्रॉब्लम केवल बाहर से देखने में है, सारी प्रॉब्लम अंदर में है। बाहर की चीजों को तो हम खुद भी देख करके सही कर सकते हैं, है ना, लेकिन अंदर की चीजें हम देखते नहीं है। जब जाएंगे डॉक्टर के पास, कहाँ क्या प्रॉब्लम है, फिर वो चेकअप होगा, फिर उसकी रिपोर्ट आएगी, फिर उसके बाद एलोपैथी मेडिसिन लेंगे, तो ये बहुत सारी प्रोसेस हो जाती हैं। तो उसी तरीके से जो है, हम वो प्रोसेस ना करके हम सीधा आ जाते हैं नेचुरोपैथी या यौगिक क्रियाओं में। तो इसमें सारे ये आ जाते हैं जो हमारे षट क्रियाएं हैं। अब यहाँ से पता, मुझे आपको मार्किंग करके पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें दिया जिसका कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं, इस प्रकार, यानी लास्ट लाइन से जो सेकंड उसके ऊपर वाली लाइन है, इस प्रकार से, क्योंकि हम पहले से ही मार्किंग कर रखे हैं। इस प्रकार की प्राणायाम प्रक्रिया ही हा और ठ का योग अर्थात हठ योग है, जो कि संपूर्ण शरीर की जड़ता को सब प्रयास दूर करता है, प्राण की अधिकता, नाड़ी चक्रों को सबल एवं चैतन्य युक्त बनाती है, और व्यक्ति विभिन्न शारीरिक, बौद्धिक एवं आत्मिक शक्तियों का विकास करता है। हमने कल प्राणायाम के बारे में बहुत अच्छे से बताया था कि प्राणायाम के लिए केवल ऐसा नहीं कि आप बैठ गए और प्राणायाम आप करने लगे तो बहुत अच्छा हो रहा। जब तक नेवल पार्ट तक हमारी ब्रीथिंग नहीं जाती है, डीप ब्रीथिंग जिसको बोलते हैं, तब तक आप यकीन मानिए कि आपका प्राणायाम अधूरा है। चेस्ट ब्रीथिंग, थ्रोट ब्रीथिंग, ये सब अगर करते हैं तो यहाँ की चीजें क्योर होंगी, ठीक है, थ्रोट की होंगी और चेस्ट की होंगी। लेकिन जब तक डीप ब्रीथिंग नहीं करते हैं, नेवल पार्ट तक ब्रीथिंग नहीं करते हैं, तब तक प्राणायाम आपका सही नहीं माना जाएगा। हाँ, कुछ यहाँ पर जैसे चेस्ट ब्रीथिंग हो गई, चेस्ट में कुछ प्रॉब्लम है, आपको लगता है कि हम जो मतलब काउंट कर सकते हैं कि हम सांसें कितनी देर तक ले रहे हैं, कितनी देर तक होल्ड कर पा रहे हैं, होल्ड करने में कंपन हो रहा है, घबराहट सी हो रही है, ऐसा उलझन जैसा फील हो रहा है, तो इसका मतलब कि आपके चेस्ट में कोई प्रॉब्लम है। अभी भी उसको चेक कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। ब्रीथिंग ऐसी होनी चाहिए कि आप मतलब चेस्ट ब्रीथिंग की बात करें, कम से कम 1 मिनट, मतलब कम से कम, और ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट्स का होल्डिंग होना चाहिए। इतना अगर आप कर लेते हैं तो आपके लंग्स वगैरह अच्छे से फंक्शन कर रहे हैं, और अदरवाइज इससे कम कर रहे हैं तो आपके लंग्स में भी प्रॉब्लम हो सकती है, आपको सीढ़ियां चढ़ने में भी प्रॉब्लम हो सकती है। या सीढ़ियों को चढ़ करके देख लीजिए, जिनको हांफते हैं, है ना, मुंह से सांसें आना शुरू हो जाते हैं,
तो उनके लंग्स मतलब जो है वीक है, तो ऐसे इसको और मतलब प्राणायाम के थ्रू इसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और इससे देखिए जैसे प्राणायाम हमारा अच्छे से होने लगता है विद इन 3 मंथ्स, इसके लिए टाइम होता है। टाइम तो लाइफ टाइम आप कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट जो होती है वो विदाउट ब्रेकिंग 3 मंथ्स जब करते हैं इसको, और सुबह शाम मॉर्निंग इवनिंग इसको करते हैं, तब जा करके आपकी जो है नाड़ियों की शुद्धि होती है। जो 72,000 हम नाड़ियों के बारे में पढ़ते हैं, वहां तक हमारे ऑक्सीजन जो है वो सारे फ्लो करता है, और फिर उसके बाद से जाकर के हमारी चीजें आत्मिक शक्तियां हमारी बढ़ती, यानी सोचने समझने की शक्तियां बढ़ती हैं। यहाँ तक कि प्राणायाम में इतना तक बताया गया है, प्राणायाम के फायदे योग वशिष्ठ में बताया गया है। अगर गौ हत्या भी कोई कर देता है, ठीक है, जैसे गौ हत्या बहुत बड़ी हत्या मानी जाती है, गौ हत्या भी अगर बाय मिस्टेक किसी से हो जाता है या भ्रूण हत्या ऐसा हो जाता है, तो अगर आप प्राणायाम करते हैं तो उसके जैसे पाप का भी मतलब वहां पर नाश हो जाता है। इतना मतलब बताया गया है योग वशिष्ठ में। तो आप लोग प्राणायाम को ऐसे हल्के में मत लीजिएगा, ठीक है। स्थूल रूप से हठ योग अथवा प्राणायाम क्रिया 3 भागों में पूरी की जाती है। देखिए रेचक अर्थात श्वास को सप्रयास बाहर छोड़ना। रेचक मतलब होता है सप्रयास, मतलब समझ रहे हो कि सांस की एक पॉइंट भी अंदर कुछ भी ना हो, बाहर को छोड़ना। उसमें भी मतलब या फोर्स के साथ कर सकते हैं, स्टार्टिंग में फोर्स के साथ कर सकते हैं, आफ्टर प्रैक्टिस इसको फोर्स के साथ नहीं करना कि खुद में ही बस पता चले आपको, जो आवाजें आती हैं उसका भी ज्ञान ना रह जाए, ठीक है। फिर पूरक अर्थात श्वास को सब प्रयास अंदर खींचना, जितना हम बाहर निकालते हैं अपने सांसों को, हाँ उतना ही हम अंदर को सांस को लेते हैं, तो वो हमारा पूरक प्रक्रिया कहलाता है। कुंभक अर्थात श्वास को सब प्रयास रोक के रखना। कुंभक 2 प्रकार के होते हैं। कुंभक अभी हमने बताया ना कि आप सांस को कितने देर तक होल्ड कर सकते हैं, जैसे 1 मिनट का टाइम बताया। किसी की प्रैक्टिस ना हो तो जान नहीं दे देना 1 मिनट होल्ड करके, ऐसा लगा कि जान ही निकल गए, प्राण निकल गए, ऐसा नहीं करना, ठीक है। प्रैक्टिस करना कि कितने देर वॉच करके मोबाइल को सामने रख लेना, ठीक है, उसमें देखो कितने सेकंड तक मतलब हम कर सकते हैं। ये सब छोटे छोटे टेक्निक है, ये बताने की कहने की नहीं होती है, हमने भी ऐसे प्रैक्टिस किया है। तो कैसे करें, तो ऐसे कि अब मोबाइल को सामने रख लिया और फिर देख रहे हैं 1 मिनट में कितना होता है। अभी भी बीच बीच में चेक कर लेती हूँ तो 1.5 मिनट तक चला गया है अभी। तो ये सब चीजें बहुत आपको अवेयर करती हैं जब छोटी छोटी चीजों पर आप लोग काम करते हो। अभी किसी की प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं है और पता चला कि नहीं मैम ने बोला 1 मिनट होल्ड करना है, तो पता चला उसमें तो फिर सब कुछ हो गया है ना, जय हिंद जय भारत हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है, उसकी पहले प्रैक्टिस करेंगे फिर 1 मिनट भी होल्ड हो जाएगा। इसमें ऐसा कोई हमें दिख नहीं रहा है कि 1 मिनट की होल्डिंग नहीं कर सकता है। 8-10 दिन 15 दिन की प्रैक्टिस से आराम से होल्ड हो सकता है। तो कुंभक देखिए 2 प्रकार के होते हैं। एक बार जब हम बाहर सांसों को छोड़ते हैं यानी रेचक करते हैं, वहां भी हम कुंभक कर सकते हैं, कर सकते नहीं करते हैं। और जब सांस को हम अंदर लेते हैं यानी पूरक करते हैं, तो आप जो है वहां भी कुंभक करते हैं। सबसे अच्छा वाला कुंभक मैं मानती हूँ, मतलब अपना प्रैक्टिस बता रही हूँ, अंतर कुंभक। उससे क्या होता है कि पूरी बॉडी की हीलिंग होती है, ठीक है। और बाह्य कुंभक जिसको जैसा मतलब सपोर्ट करता है, जिसको जैसा सुटेबल हो वो वैसा ही कर लेगा, और करके इसकी प्रैक्टिस जरूर करेंगे आप लोग। बहिर्कुंभक अर्थात श्वास को बाहर निकालकर बाहर ही रोके रखना। अंत कुंभक अर्थात श्वास को अंदर खींचकर श्वास को अंदर ही रोके रहना, ठीक है। ये तो छोटी सी बात है, तो समझ में आ गया होगा सभी को। इस प्रकार सब प्रयास प्राणों को अपने नियंत्रण से गति देना हठ योग है। यह हठ योग राजयोग की सिद्धि के लिए आधार भूमि बनता है। बिना हठ योग की साधना के राजयोग समाधि की प्राप्ति बड़ा कठिन कार्य है। इसका मतलब कहने का देखिए इसमें प्राणायाम हो गया। पहले कैसे प्राणायाम करेंगे, जब आप अपनी 60 क्रियाओं के द्वारा इंटरनल ऑर्गन्स को शुद्ध कर लेते हैं, ठीक है। जिसमें हमारा प्राणायाम सबसे ज्यादा काम कब करता है, जब हमारा इंट वाला पार्ट सही होता है। इंट मतलब जैसे हम जल नेति हो गया और उसके साथ में जल नेति रवण नेति जो हो गया, ठीक है, नेति क्रिया। जब इसको हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो प्राणायाम हमारा ऑटोमेटिक बहुत अच्छा होता है। और रात में हमने बोला था कि नोस्ट्रल में आपको जो है ऑयलिंग करनी है,
वो मस्टर्ड ऑयल आप यूज कर सकते हैं, या बादाम रोगन, जो आपको अच्छा लगे उस हिसाब से आप कर सकते हैं। ये दो चीज, मतलब दो ऑयल को प्रेफर किया गया है, ठीक है, ये नुकसान नहीं करता है। तो जब इसको रात में आप डालेंगे, तब सुबह अगर आप प्राणायाम करते हैं तो देखेंगे डीप ब्रीथिंग जो आपकी है बहुत क्योर होगी। और आपको कोल्ड हो रखा है और आप सोच रहे हो कि हम बहुत अच्छा प्राणायाम कर लें, तो ये नहीं हो पाएगा, फिर मतलब उसमें आपको प्रॉब्लम होगी। बिना हठ योग की साधना के राजयोग की प्राप्ति नहीं। हठ योग हमारा यही हो गया, ठीक है, षड क्रियाएं हमारी जो आ गई वो हठ योग के अंदर ही आती हैं, और वो जब हमारी सही से हो जाती है तब हम राजयोग की तरफ जाते हैं। उसके बिना राजयोग की प्राप्ति संभव नहीं है। अतः हठ योग की साधना सिद्ध होने पर राजयोग की ओर आगे बढ़ने में सहायता होती है, बताया ना। और राजयोग हमारा क्या है, कोई बता पाएगा? आता तो सब कुछ है आप लोगों को, है ना, पूछते तो बोलते आता तो सब कुछ है। राजयोग किससे मतलब होगा, मतलब राजयोग को अभी पढ़े थे ना हम लोग, अभी लास्ट कल हमने पढ़ा था। राजयोग की प्राप्ति कब होती है? जब हम अष्टांग योग पढ़ते हैं, जब अष्टांग योग का पालन करते हैं, ठीक है। अष्टांग योग का पालन अगर हम पूरे 8 अंगों का जो बताया गया है अष्टांग योग, उसका पालन हम नियमित करते हैं, तो हमारे राजयोग की प्राप्ति होती है, क्योंकि वहां पर बताया गया है कि आत्मा से परमात्मा का मिलन, ठीक है, तो वो हमारी राजयोग हो गया। और उसकी प्राप्ति के लिए, ठीक है, और शुद्धि के लिए इसका अपना जो है षट क्रिया है ये करना जरूरी है, क्योंकि ये इसकी सीढ़ियां हैं, ठीक है, तब जाकर के वो सहजता से हमें प्राप्त हो जाता है क्या, राजयोग। फिर देखेंगे राजयोग। राजयोग हठ योग के समान है। राज को योग के अन्य रूपों की तुलना में थोड़ा अधिक कठिन माना जाता है, क्योंकि इसमें अन्य योगासन की तुलना में अधिक अनुशासन और नियंत्रण की आवश्यकता होती है। राजयोग मन और शरीर की एकाग्रता, ध्यान, अनुशासन पर केंद्रित है। इट मीन्स आप समझ रहे हैं कि जैसे अब उसमें क्या है, अष्टांग योग में आपने क्या देखा, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, यही तो है ना। लेकिन अब जो यम में 5 अंग है वो क्या है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, है ना। तो पहला क्या है हमारा, अहिंसा। तो इसके लिए पूर्ण रूप से आपको हिंसा मतलब अहिंसा का पालन करना ही होगा। ऐसा नहीं कि आप बोल रहे हो कि हम अहिंसा का पालन कर रहे हैं और पता चला किसी पे हाथ उठा दिया, पता चला किसी को कुछ भी ऐसे बोल दिया, या आपके सामने कुछ ऐसा जानवर आ गया, कोई पक्षी आ गया, कुछ भी ऐसा आ गया, तो उसको बिल्कुल आपने उसका काम तमाम कर दिया, तो वो अहिंसा के अंदर नहीं आएगा, वो हिंसा के अंदर आएगा। अहिंसा मतलब हो गया पूर्ण रूप से अहिंसावादी होना, ठीक है। अब एग्जाम्पल ले लीजिए, अहिंसावादी कौन थे, मतलब किसको अहिंसावादी का राजा माना जाता है, कोई बता सकता है? मैम महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। महात्मा महात्मा गांधी, गांधी। हाँ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को मतलब अहिंसा का पालन करने वाला माना जाता, कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने कितना बड़ा काम किया ना अहिंसा से, जो भी किया अच्छा किया, कि मतलब अंग्रेजों को बाहर भेजा तो सिर्फ अहिंसा के बदौलत भेजा है ना। ये हो गया अहिंसा, कि हम अत्याचार किसी पर नहीं करेंगे, कुछ भी हो जाए, ये चीजें हो गई। फिर सत्य हो गया, तो सत्य में वही हो गया राजा हरिश्चंद्र वाली कहानी, सब कुछ चला जाए लेकिन सत्य से हमको अपने नहीं हटना है। इसकी मतलब कल हमने आप लोगों को पढ़ाया था कि मन, वचन, कर्म से जो चीजें हम करते हैं उसमें हमें सफलता, थोड़ा परेशानी आती जरूर है, ठीक है, पर ये है कि आप लोगों को सफलता भी मिलती है। अब ये लोग एग्जाम्पल हैं। अब मन हमारा बीच में ही डगमगा जाएगा, हम सत्य बोले कि नहीं बोले, 1 करोड़ रुपए रखा है, हम बोल दे वो मेरा है, कोई कह रहा मेरा है, तो जब मेरा होगा तभी तो बोलना चाहिए ना मेरा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि 1 करोड़ रुपए रखा हुआ है और उसको हम कह दें कि हमारा है, हमें झूठ नहीं बोलना है ना। जब मेरा नहीं है तो नहीं है, वो 1 करोड़ नहीं 100 करोड़ भी रखा हो, नहीं है तो नहीं है। उसके लिए चाहे हमें भूखे रहना हो, चाहे बिना घर के रहना हो, चाहे जैसे भी रहना हो, जैसे परमात्मा रखेगा, लेकिन उस पर हमारा कोई अधिकार नहीं। वो होता है सारी चीजें सब चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से ब्रह्मचर्य का पालन करना, इसी तरीके सारी चीजें। तो जो अनुशासन वाली चीजें आई हैं, तो देखिए सत्कर्म तो अब कर सकते हैं क्योंकि बॉडी पर काम करना है, लेकिन ये सारी चीजें हैं जैसे कि ध्यान हो गया, अनुशासन हो गया, एकाग्रता हो गया,
इस पर करना बड़ा कठिन होता है ना, बहुत कठिन होता है, क्योंकि अब हम कसम जब खा लेंगे, प्रतिज्ञा ले लेंगे हमको झूठ नहीं बोलना है किसी भी सिचुएशन में। कभी ऐसा नहीं कि झूठ हम केवल गलत कामों के लिए बोलते हैं, पता है कभी कभी सही कामों के लिए भी झूठ बोलना पड़ता है, तो वो झूठ नहीं होता है। लेकिन अब हमने तो प्रतिज्ञा ली है कि हम झूठ नहीं बोलेंगे, तो ऐसा भी हो जाता है कि बहुत बार अपना नुकसान भी हो जाता है, बहुत ज्यादा सच बोलने से भी अपना भी नुकसान हो जाता है। तो ये कठिन कार्य है, जैसे कि यहाँ बताया गया ना, अनुशासन पर केंद्रित होता है, या ब्रह्मचर्य का चीजें हो गई, जो लोग ब्रह्मचर्य करते हैं, पालन करते हैं, स्टूडेंट वगैरह करते हैं, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या पता कुछ ऐसा वो देख लें, ऐसा दृश्य उनके सामने आ जाए, है ऐसा कुछ भी हो सकता है ना, कि जहां वो अपना ब्रह्मचर्य को छोड़ करके अपनी मतलब माइंड को डाइवर्ट कर सकते हैं। तो इस पर ये चीजें थोड़ी कठिन है, ये चीजें यहाँ बताई गई हैं कि इस तरीके से अनुशासन वाली जो चीजें हैं ये हमें कभी कभी डाइवर्ट कर सकती हैं या कठिन है। बट ये है कि हाँ, आप इस पर अगर पूर्ण रूप से करते हैं, मन बना लेते हैं, तो ये चीजें हो जाती हैं। तो ये थोड़ा सा इसको कठिन बताया गया कि जैसे एकाग्रता, ध्यान, अनुशासन पर केंद्रित होता है। ठीक है। राजयोग के 8 अंग हैं जो राजयोग से रिलेटेड है। अब बताएंगे राजयोग किससे रिलेटेड है, मतलब जो अभी हमने बताया है, किसको बोलेंगे राजयोग। राजयोग की प्राप्ति करने के लिए हमें कौन से नियमों का पालन करना होता है? अष्टांग योग का। अष्टांग योग का पालन करना होता है, जरूरी। अष्टांग योग का मतलब राजयोग की प्राप्ति हमारे अष्टांग योग का ही साधन है। ठीक है। फिर इसमें 8 अंग आते हैं। नैतिक अनुशासन, आत्मसंयम, एकाग्रता, ध्यान, सांस नियंत्रण, मुद्रा, संवेदी अवरोध, परमानंद। पहले नैतिक अनुशासन देखेंगे। नैतिक अनुशासन क्या हो गया, हमें अनुशासन में रहना है। ठीक है। हमारे कोई भी चीज है, हमारे अगल बगल देख लेंगे, आसपास पड़ोस में देख लेंगे, कहीं भी देख लेंगे कि अनैतिक कार्य हो रहा, तो हमें उस चीज को रोकना भी चाहिए। ऐसा नहीं कि अपने सामने कुछ भी गलत हो रहा है और उसको होने दे। ठीक है। वो नैतिक कार्य में नहीं आएगा, वो अनैतिक कार्य में आ जाएगा। तो हमें अनैतिक कार्य को रोकना है, नैतिक कार्य बनाना है, जो हमारे समाज के लिए, हमारे घर के लिए, हमारी फैमिली के लिए, हमारे पड़ोसी के लिए, ठीक है, सबको काम आए। ये चीजें हमारी होती हैं। कभी भी गलत चीजों को देख करके चुप नहीं रहना चाहिए। चुप रहने वाला व्यक्ति आप समझ जाइए वो जीवित नहीं है, फिर वो इस दुनिया का नहीं है। जो व्यक्ति सिर्फ अपने लिए जीता है, अपने लिए सोचता है, अपने लिए केवल करता है, वो व्यक्ति फिर इस धरती का नहीं है, फिर वो अलग ही दुनिया का है। तो इसलिए कुछ भी गलत देखिए, जरूर आवाज उठाइए। आज एक आवाज उठेगी, कल 2 उठेगी, परसों 3 उठेगी, ऐसे करके गलत को दबाने की कोशिश करिए, गलत को खत्म करने की कोशिश करिए। ठीक है। आत्मसंयम नेक्स्ट है। आत्मसंयम हो गया, हमें किसी भी स्थिति परिस्थिति में अपने संयम को नहीं खोना है। आपके ऊपर कभी भी देखिए, ऐसा कभी मत सोचिए कि हमारा जीवन बहुत सुंदर सुखमय ही हमेशा रहेगा। स्थितियां बदलती हैं, ठीक है, परिस्थितियां बदलती रहती हैं, समय का चक्र है, कब किसके ऊपर कैसा पड़ता है, कब किसके ऊपर कैसा पड़ता है। तो उसमें हमें अपने धैर्य को बना के रखना है। हाँ, और देखेंगे अगर धैर्य आप बना करके रखते हैं तो निश्चित ही जीत आपकी होगी। आज नहीं होगी, कल होगी, कल नहीं होगी, परसों होगी, लेकिन होगी जरूर। तो थोड़े समय के लिए अपने आप को जो है आत्मसंयम नहीं खोना चाहिए, हमेशा धैर्य बना करके रखना चाहिए किसी भी चीज के लिए। और एक चीज और है, जब भी कभी कुछ संसार में घटित होना होता है, ठीक है, कुछ आपके साथ बहुत अच्छा घटित होना होता है, तो उससे पहले आपके साथ बुरा जरूर होगा। इस चीज को भी आप मान के चलिए। बहुत ऐसे लकी लोग होंगे कि सारी चीजें उनको अच्छी ही मिलती जाएगी, और जो बहुत अच्छा राजयोग लेकर के आए हैं उनके साथ ही ऐसा होता है। अदरवाइज आप ये भी समझिए, संघर्ष से जो व्यक्ति, ठीक है, अपने आप को स्थापित करता है, उससे बड़ा व्यक्ति, उससे बड़ा महान कोई नहीं होता है। तो इसलिए आत्मसंयम बहुत जरूरी है। एकाग्रता, किसी भी काम को करने के लिए हमें, जब हमारे बॉडी में अपने ऊपर खुद में कंट्रोल होगा, संयम होगा, तो ऑटोमेटिक एकाग्रता आ जाएगी। और फिर हम जो योग, ध्यान, साधना, प्राणायाम सारी चीजें करेंगे, तो उसके लिए एकाग्रता तो बॉडी में आनी ही आनी है। आप जितने भी टाइम पीरियड से आपने क्लास स्टार्ट किया है,
और जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है, इतने टाइम पीरियड के लिए सिर्फ आप अपने को योग के लिए समर्पित करके देखेंगे, इतने में ही आपको रिजल्ट मिल जाएगा। लाइफ टाइम तो अभी बहुत सारा बचा हुआ है, लाइफ टाइम में तो बहुत कुछ करने के लिए बचा है। इतना टाइम पीरियड बस अपने आप पर ध्यान दे दीजिए, अपने आप को चीजों को करके देखिए, आपके अंदर चेंजेस और आपके अंदर डेवलपमेंट हर चीज की कैसे वो होती है। जो नहीं आते ना, आप वो होना शुरू हो जाएंगे और आपको खुद भी नहीं पता चलेगा कि हम कैसे इतना डेवलप कर लिए अपने आप को। नेक्स्ट है ध्यान। ध्यान की स्थिति, अगर हम आसन प्राणायाम कर रहे हैं, योगी हैं, तो ध्यान हमारे लिए नेसेसरी है, ठीक है, क्योंकि ध्यान से हमारी बहुत सारी चीजों का डेवलपमेंट होता है, आत्म संयम का होता है, आत्मज्ञान का होता है, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारी सुख शांति के लिए होता है। तो ध्यान इसलिए सभी को करना चाहिए। कल भी ध्यान के बारे में कुछ चीजें हमने बताई थी कि कैसे कैसे आप ध्यान को कर सकते हैं। आसन अच्छा होना चाहिए, शांत वातावरण होना चाहिए, तुलसी जी का पौधा होना चाहिए, अगर पॉसिबल हो तो रख लीजिए। तो ये सब चीजें देखेंगे तो आपको डे बाय डे इसमें आपको जो है डेवलपमेंट दिखेगा। सांस का नियंत्रण, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सांस नियंत्रण, जिन्होंने सांसों पर काम कर लिया वो अपना लाइफ कितना भी बढ़ा सकता है, कितना भी बढ़ा सकता है। ये फॉर एग्जाम्पल देंगे, पता नहीं आप लोग कहाँ कहाँ से कौन जुड़े, अगर यूपी से लोग होंगे यहाँ पर जुड़े हुए होंगे तो वो उनको पता चल जाएगा। देवरिया में एक जगह थी, मतलब देवरिया ही जगह है, यूपी का देवरिया जगह है, वहां पर एक बाबा जी हुआ करते थे, बाबा देवरावा बाबा, है ना। उनसे मिलने के लिए राजीव गांधी, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी तक सब लोग मिले हुए हैं। पता उन्होंने उस 7,000 साल तक जीवित रहे हैं, कैसे? सिर्फ अपने सांसों पर नियंत्रण करके। 7,000 साल बहुत मैटर करता है। यहाँ लोग 60 साल के बाद उम्मीदें छोड़ देते हैं कि अब खत्म है लाइफ, बस अब अपना 60 के बाद जो लोग जी रहे हैं वो कहते हैं कि ये बोनस पॉइंट है ना। तो वो पहले ही से अपना माइंड सेट ऐसा कर लिए हैं कि 60 के बाद लाइफ कुछ नहीं है। लेकिन आप लोग योग वाले हो, हम सब योग वाले हैं, तो हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि बाबा देवरावा जो भी मतलब यहाँ से यूपी से, उनको पता होगा कि उन्होंने लाइफ अपनी ऐसे बढ़ाई थी सांसों से। 7,000 ईयर जिए थे, 7,000 साल, तो बहुत होता है। नेक्स्ट आ गया हमारा मुद्रा। मुद्रा से हमारे बॉडी में स्थिरता आती है, यानी चंचलता दूर होती है, ठीक है, कंपन दूर होते हैं, बहुत सारे ऑर्गन हमारे सही होते हैं, इंटरनल हीलिंग होती है मुद्रा करने से। और बीमारियां भी, इससे डिजीजों पर भी काम किया जाता है निरंतर। इसका जो अभ्यास जो करते हैं व्यक्ति देखेंगे, जब आप कभी भी ध्यान में बैठिए तो आप अगर ज्ञान मुद्रा में बैठते हैं, स्टूडेंट, स्पेशली स्टूडेंट की बात करें, जब ज्ञान मुद्रा में हम बैठते हैं तो हमारा माइंड भी एकाग्र होता है। संवेदी अवरोधक, संवेदी अवरोधक क्या होता है? आप बहुत ज्यादा अपने आप को सहनशील बनाइए, ठीक है, मतलब बहुत चीजों में तुरंत एग्रेसिव नहीं हो जाना चाहिए। हमारे पास स्थिति कैसी भी आती है, कुछ भी होता, दिन में बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटती है, कभी हम कहीं जाते हैं, ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो जाती है कि वो कहते पूरा माइंड ही खराब हो गया, है ना, ऐसा होता है कभी कभी। आज किसका मुंह देख लिया, ऐसा हो गया। या कोई व्यक्ति ऐसा भी हमें मिल जाता है कि जिसके ना, उसको देखने से ही मन इतना खुश हो जाता है, ऐसा लगता है कि हम कब से इसको जाने, जबकि हम जानते भी नहीं होते हैं, लेकिन उसकी ऑरा होती है ना, उसको देख करके ही मन खुश हो जाता है। तो ये हमारे होते संवेदी अवरोध। तो हमारे कामों में जो बाधा ना डाले, ठीक है, या उसको हम अवरोध बोलते हैं। खुद में जैसे नियंत्रण करना, आपको एक टाइम में 3 काम करने हैं, उसी सेम टाइम आपको आपका पार्टनर जो है, हस्बैंड है, उसको टिफिन बना के देना है। सेम टाइम पेरेंट्स इन लॉस हैं, उनको चाय नाश्ता या मेडिसिन देना है। सेम टाइम बच्चे को स्कूल के लिए टिफिन बना के देना है। तो ये सारी चीजें हम कैसे मैनेज कर सकते हैं? जब हम अपने आप में व्यवस्थित होंगे तभी तो हम कर पाएंगे, और तीनों चीजें बहुत इजी हो जाएंगी। बस उसको आपको टाइम पीरियड में उसको सेट करने की जरूरत है। तो यही हमारी चीजें हो गई कि हम जिस चीजों से जुड़े हुए हैं, जो वर्क कर रहे हैं, उसमें ऐसा कुछ भी ना हो जाए कि उसको अवरोध पैदा हो जाए। जिस महिला को टिफिन बना करके देने में प्रॉब्लम हो रही है, इन लॉज को मेडिसिन देने में प्रॉब्लम हो रही है, बच्चे के टिफिन बनाने में, तो ये सारी प्रॉब्लम आएगी।
और जो उसको अपनी वर्क समझ करके, ये मेरा वर्क है, ठीक है, उसको समझ करके अगर ये करते हैं तो कोई भी अवरोध नहीं आएंगे, आप इजिली अपने काम को अच्छे से कर लेते हैं। परमानंद, जब इतनी सारी चीजें हम कर लेते हैं अपनी लाइफ में, यानी ध्यान, सांस नियंत्रण, मुद्रा वगैरह वगैरह, जितने भी हठ योग सब आपने देखा, तो खुद में ही सेटिस्फेक्शन आ जाएगा। परमानंद आपको होना ही होना। आप देखेंगे ना, आप जिस दिन का काम, जैसे सपोज आज मॉर्निंग का से काम आपका इवनिंग तक का था, ठीक है, अगर वो काम कल पर पेंडिंग नहीं छोड़ते हैं, आज का आज ही अपना काम खत्म कर देते हैं, तो देखेंगे कि अपने अंदर एक इतना सेटिस्फेक्शन फील होता है और एक आनंद की अनुभव होती है। ये इसी का नाम है परम आनंद। और अगर आप 10 दिन पीछे का काम आपका पेंडिंग पड़ा है, हाँ, और कल अचानक से जल्दी से बच्चे का होमवर्क कराना है, या आपको ही बोल दिया जाए कि 2 दिन बाद आपका एग्जाम है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ऐसे बोल दिया जाए 2 दिन के बाद आपका एग्जाम है, तो आप जब पहले से ही अपनी चीजों को रीड करते नहीं आए हो, सोचे हो कि जब एग्जाम आएगा तब हम करेंगे, तो ये क्या आपको करेगा, कहीं चैन से तो रहने नहीं देगा, मतलब उथल पुथल सारी चीजें हो जाएंगी, सांस ऊपर चढ़ना फूलना सारी हो जाएंगी, मतलब खाना छोड़ करके बस खाना हटा दो, आज ही हम सब पढ़ लेंगे, ऐसा हो जाएगा, है ना। तो ऐसा नहीं है, जब हम रोज रोज थोड़ी थोड़ी अपनी चीजों को व्यवस्थित करते आएंगे, डेली का डेली, डे बाय डे का काम जो है पेंडिंग, उसको उसी दिन खत्म करते हैं, तो आप देखेंगे जब रात को सोएंगे और याद करेंगे कि आज कोई काम हमारा पेंडिंग तो नहीं है, तो आपको बहुत आनंद की नींद आएगी। तो इसी को बोलते हैं आनंद, परमानंद जो भी बोल सकते हैं। और कभी भी इन फ्यूचर अगर ऐसा आता है कि आपका दिन में कोई काम रह गया है, बाय मिस्टेक आपको याद नहीं आया, छूट गया है, और आपको रात को 2 बजे भी अगर याद आता है, तो उठ करके 2 बजे अपने काम को कंप्लीट करिए। फिर देखिए आपको जीवन में कैसे आनंद आते हैं, कैसे आपके सारी इंद्रियां कैसे काम करती हैं, चीजों को कैसे व्यवस्थित करने आपको आता है। क्योंकि मैं करती हूँ, वैसे बहुत सारे काम हैं, मैं अपना ही हमेशा मैं अपना एग्जाम्पल देती हूँ, मैं किसी और का एग्जाम्पल नहीं देती, क्योंकि मुझसे ज्यादा मुझे कौन जानेगा, है ना, सबसे ज्यादा हम अपने आप को जानेंगे। दूसरे का एग्जाम्पल देने से, दूसरा बहुत अच्छा करता, भाई मुझे क्या पता दूसरा क्या करता क्या नहीं, हम उसके घर जाके नहीं देख रहे, केवल बातों से सुन रहे हैं। अब आप लोग हो केवल मुझे बातों से सुन रहे हो, लेकिन जब खुद में करोगे तभी तो ये एग्जाम्पल दूसरे को दे पाओगे। तो मैं खुद करती हूँ तो ये एग्जाम्पल आप लोगों को देती हूँ। कभी हो जाता है, कभी 1 बजे रात को याद आता है कि मेरा आज ये काम पेंडिंग है, तो मैं रात नहीं देखती हूँ, बस उठती हूँ, पहले अपना काम टेबल आप पर आती हूँ, अपना काम करती हूँ, उसके बाद जाके सोती हूँ, अगले दिन के लिए कुछ भी नहीं। तो परमानंद आनंद सारी चीज हमारे हाथ में है, बस हमको उसको कैसे लेना है वो हमें आना चाहिए। राजयोग का उद्देश्य विचारों को नियंत्रित करना और मन को शांत करना है, जिसमें अंत में आत्मा जागरूकता प्राप्त कर लेता है। जब हम इतनी सारी चीजें काम करेंगे तो आपको पता है कि हमारा आत्मा तो खुश होगा ही, है ना, आत्मा खुश होगा, मन खुश होगा, तो हमें भगवान में भी ध्यान लगेगा। जब परमात्मा में ध्यान लगेगा तो ऑटोमेटिक हम परमात्मा से जुड़ जाते हैं। आप सोचो कि घर में बहुत उथल पुथल है, किसी की कोई भी चीजें व्यवस्थित नहीं, सब अव्यवस्थित पड़ी हुई हैं, और आप सोचो कि भगवान का पूजा कर लो, तो क्या हो पाएगा? आप एक आरती भी नहीं कर पाओगे, एक लाइन आप चालीसा भी नहीं पढ़ पाओगे। तब पढ़ पाते हो जब अपना मन शांत होता है, अपनी मन स्थिति बिल्कुल शांति पूर्वक होती, वो तब होती है जब घर की सारी स्थिति शांति पूर्वक होती है। घर में एक व्यक्ति का भी अगर ऐसा है कि उसकी चीजें अव्यवस्थित हैं, शांति नहीं है, तो आप भी मतलब उसमें आ जाते हो, आप भी उस चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते हो। ऐसा नहीं कि सामने वाला अव्यवस्थित है तो मैं व्यवस्थित हूँ, मतलब फैमिली की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से खुद को व्यवस्थित करना, फैमिली की सारी चीजों को व्यवस्थित करना, और फिर आप परमात्मा में मन लगाते हैं तो आपका जो है कनेक्शन बिल्कुल परमात्मा से डायरेक्ट होता है, और उसके बाद जो है शांति की अनुभव होती है, वो अपने आप में ही एक अलग लेवल की होती है। राजयोग सभी योगों का राजा कहलाया जाता है, क्योंकि इसमें प्रत्येक प्रकार के योग की कुछ न कुछ सामग्री अवश्य मिल जाती है, ठीक है। ये सारी चीजें अभी जो मैंने पढ़ा दी ना, ये सारी वही हैं, ठीक है, अभी जितना भी बताया। बस इसमें यह है कि चित्त प्रसादन होकर के प्रकाश फैलता है और विवेक ख्याति प्राप्ति होती है। तो चित्त प्रकाशन का प्रसादन कब होगा? चित्त प्रसादन के 5 मतलब इसमें भी मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, ठीक है, 4 इसमें डायमेंशंस आते हैं।
जो ये है चित्त प्रसादन। लेकिन आपको इसको पढ़ना नहीं है, क्योंकि आपको इतना ही केवल पढ़ना है। और जो 4 इसके 4 डायमेंशंस अलग से हैं वो कहीं भी इसमें मेंशन नहीं है। लेकिन चित्त प्रसादन के 4 डायमेंशंस हम बता देते हैं, मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा। ये 4 ऐसे चीज हमारे साधन है जो हमारी खुशियों को, मतलब अपनी चीजों को बरकरार रखने में बहुत सपोर्ट करते हैं। तो अब उसका तो एक्सप्लेन मैं नहीं करूंगी, क्योंकि उससे आपका कोई लेना देना नहीं, केवल चित्त प्रसादन है तो इतना ही आप पढ़ लें। है उसका भी अलग कॉन्सेप्ट है, मैत्री का अलग, मुदिता का अलग, करुणा, उपेक्षा, ठीक है, सारी को अलग है। तो ये प्रकाश फैलता कब, जब हमारा मन प्रसन्न होता है, तो ऑटोमेटिक वो प्रकाश फैलता है। और आप देखेंगे कि परमात्मा के भी बहुत करीब आप होंगे। और विवेक ख्याति प्राप्त होती है। विवेक ख्याति हमारा वही है, आनंद की प्राप्ति, समाधि की प्राप्ति। जो अभी कल कोई बोल रहा था कि मैम मैं जब भी ध्यान करती हूँ तो नींद आ जाता है, कौन था, मुझे नाम नहीं पता, नहीं थे आप तो, हाँ जी मैम। मुझे पता है आप ना, मतलब आपको क्यों आ जाता है नींद, मैं बताती हूँ। आप ना थके हुए बहुत हो, आपकी बॉडी बहुत थकी हुई है, आपको रेस्ट की जरूरत है। अगर आप अच्छे से 2-3 दिन योग निद्रा का अगर अभ्यास कर लेते हो कंटिन्यू, तो देखोगे कि आपकी थकान अपने ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। अदरवाइज आप जब भी ध्यान में जाओगे आपको नींद आती रहेगी, क्योंकि आपको बॉडी के लेवल पर आपको रेस्ट की कम मिल रहा है। अब वो क्यों मिल रहा है वो तो आपको पता होगा, मुझे नहीं पता। लेकिन जैसा आप बता रहे थे ना कल कि ध्यान में जाते हैं तो नींद आ जाती, नींद आना एक बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि वो हमें बहुत आराम देती है ना। नींद से हमारी सारी इंटरनल हीलिंग होती है। और जैसा कि हमने बताया था कि उसमें जागृत अवस्था नहीं होनी चाहिए, अगर स्वप्न याद है तो वो फिर उस नींद का कोई मीनिंग नहीं। तो इसके लिए आप एक काम करेंगे, आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे निरंजना दास जी का, ठीक है, स्कूल विहार ऑफ योगा, निरंजना दास जी का योग निद्रा। तो जैसे वो आ जाता है उसमें आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी जो थकान है ना वो खत्म हो जाएगी। फिर ध्यान में जब आप बैठोगे तो आपको नींद नहीं आएगी, ठीक है। और बाकी यहाँ जो विवेक ख्याति तक है ये सेम अभी जो हमने पढ़ाया, ये सारी चीजें वही हैं। और इनके डेफिनेशन है, तो डेफिनेशन आप लोग खुद ही पढ़ लेंगे, डेफिनेशन कुछ ज्यादा नहीं है। योगानुष्ठान शुद्ध धीयते ज्ञान दीप्ति विवेक ख्याते, ठीक है। पतंजलि योग सूत्र का 2 का 28 है, यानी 2 मतलब हो गया साधन पाठ का, ठीक है। 28 नंबर का ये सूत्र है। इसमें राजयोग के अंतर्गत महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग को इस प्रकार बताया है। वही अष्टांग योग जो मैंने आपको बताया, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये सारे यही है। योग के 8 अंगों में प्रथम 5 बहिरंग हैं तथा अन्य 3 अतरंग साधन है। तो इसमें बहिरंग कौन कौन से हो गए, यम हो गया, नियम हो गया, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये हमारी बाहरी चीजें हो गई, ठीक है। और धारणा, ध्यान, समाधि, ये जो 3 है वो इंटरनल चीजें हो गई। वो जब हम इनको 5 को क्रॉस कर लेते हैं, 6 में इंटर करते हैं, तब जाकर के वो प्रोसेस हमारे स्टार्ट होते हैं, धारणा, ध्यान और समाधि। और धारणा, ध्यान, समाधि तक पहुंचने के लिए आपको इन 5 चीजों से, 5 अंग से गुजरना ही पड़ेगा, तभी आपका ध्यान जो है, धारणा, ध्यान, समाधि को आप अच्छे से जी सकते हैं, सीख सकते हैं, उसको पा सकते हैं। अदरवाइज वहां तक तब चाहो कि आप सीधे धारणा ध्यान में चले जाओ तो नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि जब हमारे मन के अंदर में लालच की भावना रहेगी, किसी से द्वेष की भावना रहेगी, किसी से हिंसा की भावना रहेगी, तो हम धारणा में कैसे प्रवेश कर सकते हैं, कर ही नहीं सकते हैं। तो जब इन सब चीजों को हम डिजॉल्व करते हैं अष्टांग योग के थ्रू या आसन प्राणायाम जो भी, इनके थ्रू जब सारी चीजें, ये हमारी गंदगी जितनी है खत्म हो जाती है, तो धारणा में प्रवेश मिलने में आसानी हो जाती है, इजी हो जाता है। 4 प्रकार के गीता में 2 प्रकार योगों का वर्णन किया गया है। अतिरिक्त गीता में 2 प्रकार के किए गए हैं, बाकी जो है उपनिषदों में 4 प्रकार के, कल बताया था 4 प्रकार के आपको। ये ज्ञान योग, कर्म योग को भी काट देंगे, ये गीता का है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं, बस इसमें देखिए यहाँ फिलॉसफी का दे दिया है, तो यहाँ से आपका आने वाला भी कुछ भी नहीं है। फिलॉसफी का आ गया, सांख्य दर्शन का आ गया, जो 25 तत्वों का वर्णन करते हैं, इसको आप थोड़ा सा देख सकते हैं, बता दे रहे हैं आपको। ज्ञान योग सांख्य योग से संबंध रखता है। पुरुष प्रकृति के बंधनों से मुक्त होना ही ज्ञान योग है। पुरुष प्रकृति कौन हो गया, पुरुष कौन हो गया, प्रकृति कौन हो गया,
दृष्टा और दृश्य हो गया ना जैसे, तो पुरुष प्राकृतिक हो गया, यानी हमारा संयोग और वियोग जो होता है ना, संयोग वियोग आप समझ रहे हो, किसी से मिलना हमारा क्या होता है, संयोग होता है, जो हमें बहुत ज्यादा खुशियां देता है और जिससे हम बहुत ज्यादा अटैच होते हैं, है ना। तो वो हमको बहुत जैसे कि आजकल के बच्चे हो गए, आजकल के बच्चे मैं फिर भी ठीक समझती हूँ, जो मिडिल थे, जो बीच का टाइम पीरियड था ना, वो बहुत बेकार। हम लोग का जो टाइम पीरियड था वो बहुत बेकार वाला टाइम पीरियड था कि गर्ल्स बॉय एक साथ नहीं क्लास में बैठ सकते हैं, उनकी क्लासें अलग अलग होती थी, तो उतनी ही समस्याएं भी होती थी, कि मतलब बॉयज गर्ल का, क्योंकि जेंडर जब चेंज, मतलब एक दूसरे के प्रति जो मानसिक भावना होती थी ना, गर्ल्स का बॉय के प्रति, बॉय का गर्ल्स के प्रति, वो चीजें उस समय की जो पेरेंट्स होते थे बहुत स्ट्रिक्ट होते थे कि किसी को किसी से बात नहीं करना है ऐसा ना हो कि हम लड़के किसी लड़के के साथ देख लिया तो पढ़ाई छुड़वा देना, है ना, ये सारी चीजें थी। बट अभी के टाइम पीरियड जो है, हम लोग बच्चों को कभी ऐसा नहीं करते। हम भी 2 बच्चे की मम्मी है, हमारे भी बच्चे बड़े बड़े हैं, तो वो ऐसा कभी नहीं। बच्चे इंग्लिश मीडियम से पढ़े हैं, अच्छी जॉब में आ गए, सारी चीजें बहुत अच्छा, बेटा भी पढ़ रहा है, बेटा भी छोटा बेटी बड़ी है, ऐसा कभी भावना नहीं है। या अपने फ्रेंड के साथ में आ रहे, फ्रेंड सर्कल में, तो लड़के भी हैं लड़कियां भी हैं, जितना हम सपोर्ट लड़कियों को कर रहे हैं उतना लड़कों को भी कर रहे हैं, तो ऐसी कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। प्रॉब्लम तभी आती है जब हम किसी चीज को ढकने की कोशिश करते हैं। स्प्रिंग होता है ना, स्प्रिंग को आप देखो दबाओगे तो दबेगा, लेकिन जैसे छोड़ोगे वो वैसे अपना काम कर देगा। तो इस पर थोड़ा सा वर्क करने की जरूरत है, और ज्यादा जरूरत अभी है पेरेंट्स की। इसमें पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है, वो हमेशा अपने बच्चों को अपना फ्रेंड बना करके रखें। जब बच्चे आ जाते हैं 9th 10th में, जो 9 10th 11 12 का जो टाइम पीरियड होता है ना, वो थोड़ा सा बच्चों का होता है जब हार्मोन्स वगैरह चेंज होते हैं। उस टाइम पीरियड में पेरेंट्स को चाहिए कि पेरेंट्स बच्चे मतलब उनको फ्रेंड बना लें, अपने बच्चों को फ्रेंड बना करके रखें, ना कि अपना बच्चा समझ के। अगर आपके बच्चे जो 4 इयर्स का टाइम पीरियड होता है आपसे अटैच है और आपको सारी बातें आके बता रहे हैं और आप उनको सही गाइडेंस दे रहे हैं कि आप बेटा ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और अगर उसने बता दिया आपकी बेटी, मम्मी आज वो लड़का था ऐसा ऐसा बोला, ऐसा कहा, तो अब तुम कल से जाओगे ही नहीं। ऐसा पेरेंट्स का एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, कल से आपको जाना नहीं, भैया छोड़ने ले जाएगा, पापा छोड़ने ले जाएंगे। अरे क्या है ये, बेटी आपको बता रही है ना कोई चीज, तो उसको पहले देखो, सुनो, समझो, तो उसको रास्ता बताओ, बेटा ऐसे नहीं ऐसे होता, ठीक है। अगर वो जैसा है, हमें आपको क्या करना, आपको तो पढ़ाई से मतलब है, आप जाओ। अगर आपको सपोर्ट चाहिए किसी का तो ठीक है, घर से मिलेगा, कोई भी ले जाएगा, आपको छोड़ के आएगा। नहीं आप खुद में सक्षम हो तो आप जा सकते हो। इस तरीके का मतलब हमें माइंड सेट करना है। तो सेम यही प्राकृतिक पुरुष का यही मिलन जो होता है, संयोग वियोग, जिससे हम ज्यादा ओवर अटैचमेंट हो जाए, ओवर अटैच हमारा हो जाता है, तो उससे हमारा जो है बहुत ज्यादा प्रेम, सारी चीजें बढ़ जाती हैं। और जब हम डिटैच होते हैं तो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, पता चला कोई आईवी चढ़ गई है, पता चला वो डिप्रेशन की गोलियां खा रहे हैं। तो इस चीज को कंट्रोल करना है, यही हमारा प्राकृतिक पुरुष जो है इसी को कहा गया है। तो इतना संयम होना चाहिए, इतना कंट्रोल होना चाहिए, इतनी समझ होनी चाहिए कि हमको कब कहाँ क्या करना है और किस चीज को फेस करना है। तो आप लोग जो भी पेरेंट्स होंगे इसमें से सबसे रिक्वेस्ट है, बच्चों को ऐसा मत बनाइए, बच्चों को ऐसा बनाइए आपके फ्रेंड बन करके रहें, सारी बातें स्कूल की क्या होती है, कॉलेज में क्या होती है, सब शेयर करें। और जब शेयर करते हैं तो उनको उसी हिसाब से लेना है। ऐसा नहीं कि अगर बेटी है तो उसको मतलब इतना आप दबा दो कि अगले दिन वो स्कूल जाने से ही डरने लगे, है ना। ऐसा नहीं करना है, हमें उसको गलत सही का रास्ता बताना है। और ऐसा अगर आप करते हैं तो लाइफ टाइम आपकी बेटी आपकी ही बन करके रहेगी, किसी थर्ड पर्सन की तरफ, जेंडर की तरफ उसका वही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसको सारा कुछ तो पेरेंट्स दे रहे हैं, थर्ड पर्सन क्या दे रहा है, तो वही हमको रास्ता बच्चों को बताना है। ये थोड़ा सा अलग टॉपिक हो गया, आप लोगों को अलग टॉपिक से हटके बता दिए, क्योंकि यहाँ प्राकृतिक पुरुष का मैटर आया था इसलिए बताया है, वो एग्जाम्पल हमको देना पड़ा। तो इसमें सांख्य दर्शन में 25 तत्वों का वर्णन किया गया है। महत, बुद्धि, अहंकार, 5 कामेंद्रियां, 5 ज्ञानेन्द्रियां और पंच तत्व, 5 महाभूत, इसको मिला करके सारे ये पुरुष, इसमें पुरुष भी आ गया है, तो इसको मिलाकर के 25
तत्वों का वर्णन किया गया है। ये पूरे 25 तत्व जो है ना, ये सारे हमारे से ही मतलब हमारे बॉडी से भी रिलेटेड हैं। ठीक है, सारे ये हमारे जो पूरी चीजें चल रही हैं, क्रियाएं चल रही हैं, इसी से सारे रिलेटेड है। तो इसी को 25 तत्वों का वर्णन किया गया है सांख्य दर्शन में। हालांकि इतना डीप में आपको एग्जाम में आएगा नहीं, लेकिन हमने थोड़ा सा अलग हट करके बता दिया आप लोगों को। चलिए, किसी का कोई क्वेरी है? आज का टाइम ओवर हो गया, अब नेक्स्ट कल देखेंगे। किसी की क्वेरी हो तो बताइए, और नहीं तो फिर मैं पूछूंगी। मैम ये जो तीन तीन अंतरंग है ये क्या है? ज्योत्सना जी, आप पहले तो वीडियो ऑन कीजिए, आपकी वॉइस भी बहुत स्लो आ रही है, तो आप सामने आइए तो क्वेरी करिए। ज्योत्सना जी, कोई प्रॉब्लम है वीडियो ऑन करने में? ओके, अभी मैम पूछ सकते हैं। ये जो तीन अंतरंग है ये क्या है? अंतरंग 5 हमारे जो है बाहरी चीजें हो गई, जैसे कि हो गया यम, ये हमारी सामाजिक हो गया, नियम खुद के लिए हो गया, आसन हम बॉडी से करते हैं, दिखता है ना हम कौन सा आसन कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, यम नियम आसन, प्राणायाम प्राणायाम कर रहे हैं, दिख रहा। फिर प्रत्याहार, प्रत्याहार वो हो गया जो हम अपनी चीजों को अंदर मौन करते हैं, अंदर की तरफ अपने इंद्रियों को अंदर की तरफ लेकर के जाते हैं। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, ये 5 हो गए जो हमें दिख रहे हैं, करने में हमें दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और 3 अतरंग जो हो गए अंतर से जो होता है वो हो गया धारणा। तो धारणा उसको बोलते हैं, अपने बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स हैं। ठीक है, जैसे हमारा मूलाधार चक्र हो गया, हमारा मणिपुर चक्र हो गया, अनाहत चक्र हो गए, और ये अपना इसको क्या बोलते हैं, थॉर हमारा हो गया, आज्ञा चक्र हो गए, ये सारे हमारे इंटरनल ऑर्गन है। तो धारणा हम किसी भी एक जगह पर, यानी आज्ञा चक्र हो गया या विशुद्धि चक्र हो गया, इन जगहों पर अपने मन को टिकाना, लगाना, ये हमारा धारणा में आ जाता है, जो कि 6वां अंग है ये। तो इसी को बोलते इंटरनल, यानी अंदर से मन को लगाना। ध्यान, ध्यान जब आप करते हो तो आंखें बंद करके तो किसी भी एक चीज को, यानी अपने मम्मी पापा के पैरों का ध्यान कर सकते हो, या जिससे आप बहुत प्रेम करते हो आप उसका भी ध्यान कर सकते हो, आप भगवान के चरणों का ध्यान कर सकते हो। तो वो अंतर चीजों से होती है, अंतर से होता है ना, अंदर मन से होता है। आ रही समझ में ज्योत्सना जी? ठीक है, और फिर समाधि, समाधि में तो व्यक्ति को कुछ याद नहीं रहता है, तो वो भी अंदर इंटरनल क्रियाएं होती हैं। तो धारणा ध्यान समाधि ये हमारे अंदर की पार्ट क्रियाओं का वर्क है, और ये 5 जो है ये हमारे बाहर के क्रियाओं का पार्ट है। आगे समझ में? अनु जी, आपका कोई क्वेरी है? नहीं मैम, बस यही बोलना था। नहीं है ज्योत्सना जी, तो फिर आप पूछेंगे, फिर हम बताएंगे, अच्छे से इसको समझ लेना, फिर ये लाइफ टाइम कभी नहीं भूलेगा। अनु जी, आपका कोई क्वेरी है? नहीं मैम, बस यही बताना था कि धरना कंसंट्रेशन होता है, बेसिकली ध्यान मेडिटेशन, और जब हम समाधि में जाते हैं एब्जॉर्प्शन वाले स्टेज में चले जाते हैं। क्वेश्चन फिर से करिए, मुझे आवाज थोड़ी कम आ रही थी, एक बार फिर से रिपीट कीजिए क्वेश्चन। मैं बस यही बोल रही थी, धरना मीन्स कंसंट्रेशन, जब हम लोग कंसंट्रेट करते हैं इंटरनली। ध्यान मीन्स मेडिटेशन में जब हम चले जाते हैं, और समाधि मीन्स जब हम एब्जॉर्प्शन वाली स्टेज में होते हैं, बिल्कुल लीन हो जाते हैं। लीन हो जाते हैं मतलब वहां हमें कुछ भी, बस उससे आप ध्यान लगा लेना कि जिस अवस्था में हमें कुछ भी याद नहीं होता है वो हमारी समाधि वाली अवस्था है। ठीक है, और किसी की कोई क्वेरी? विदाउट रजिस्ट्रेशन प्लीज। हेलो मैम, बोलेंगे क्वेश्चन? हाँ कल आप कह रहे थे ना कि मतलब सपने आना, मतलब इसका मतलब ये है कि बुरी बात है ये, जैसे कि आप कह रहे थे कि नींद पूरी नहीं होती तो इसलिए हमें सपने आते हैं, मतलब तो इसका मतलब ये है कि सपने आना बुरी बात है? नहीं, सपने आना बुरी बात नहीं है, हमने ऐसा नहीं बोला है। आप कॉन्सेप्ट को समझिए, सपने आना बुरी बात नहीं है। सपने आने का मतलब आपका नींद पूरी नहीं होना, इस चीज से है। ठीक है,
जब आप दिन में बहुत अच्छा वर्क करते हो, बॉडी से वर्क करते हो, अच्छा ध्यान करते हो, अच्छा प्राणायाम करते हो, अच्छा मेडिटेशन करते हो, अगर ये सारी चीजें आपका बिल्डअप है तो ऑटोमेटिक आपको नींद बहुत अच्छी आएगी। और उसमें पवित्र सपने आते हैं, जैसे किसी भगवान से रिलेटेड सपने आ रहे हैं, वो पवित्र सपने मतलब आते हैं, तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। उन सपनों में भी आप देखेंगे कि आपको बहुत अच्छे से अगर नहीं आता, थोड़ा सा एक झलक सा ऐसा लगेगा कि हमने ऐसा कुछ देखा था, या कुछ एक ऐसा उजाला जैसा दिखेगा कि चमक वाला ऐसा कुछ दिखता है, तो वो सारी पवित्र चीजें होती हैं सपना। बाकी ऐसा बुराई वाला कुछ भी नहीं है। बुरे सपने तो उन्हीं को आएंगे ना जो बुरे काम करेंगे, उनको बुरे सपने आएंगे। जो गलत करेगा उसको नींद आएगी भी कहाँ, कमी आएगी नींद, क्योंकि वो तो अपने बुरे कर्मों को सोचता रहेगा, फिर अगले दिन क्या करना है, फिर कल किसको हमको हलाल करना है, कल इस तरीके की अपनी चीजों को करता रहेगा ना, मतलब प्लानिंग, एक प्लानिंग बनाता रहेगा करने के लिए, तो उसको नींद तो ऑटोमेटिक वैसे नहीं आएगी। 1-2 घंटे की नींद थोड़ी सी आएगी, और डॉगी नींद उसको बोलते हैं, थोड़ी सी आंख लगी, पता चला कोई आया तो तुरंत आंख खुल गई, तो वो तो मतलब सही नहीं है ना। सपने कभी भी बुरे नहीं होते हैं, सपने हमेशा अच्छे, जब हम अच्छे विचार भाव से सोते हैं, हमारा मन पवित्र रहता है, तो हमें सपने भी अच्छे आते हैं। बट सपना याद रखना, जो सपने आ गए हमें, अगर हमें सपना याद है तो इसका सिर्फ सीधा सा ये मतलब है कि हमारी नींद अच्छी नहीं हुई है, यानी कहीं ना कहीं अभी हम जागृत अवस्था में हैं। ठीक है। और बहुत डीप नींद अगर आपको आती है, सपने भी अगर आपको आते हैं और वो सपने आपको याद नहीं है, तो ये आप समझ लेना कि आप डीप ब्रीथ मतलब डीप जो है स्लीप में थे। बस इसका सीधा सा ये मतलब है। सपने आना, बुरी आना, अच्छी आना, वो एक अलग मैटर हो गया। आगे बात समझ में सभी को। जब ध्यान मेडिटेशन अच्छा करोगे तो सपने भी अच्छे और भगवान के ही सपने आएंगे। ठीक है, बहुत अच्छे सपने आएंगे। और किसी को सोचोगे कि हमको गलत ही करना है, तो उसी अकॉर्डिंग जो अपने माइंड में आप थॉट लाओगे वही चीजें घटित हो जाएंगे। यहाँ तक कि आपका मोबाइल है ना, ये जो मोबाइल है, जो चीजें आप सोचते हो, आपके घर में बहुत ज्यादा जो चीजें होती हैं सोचते हो, उस मोबाइल में वो चीजें आप देखोगे, चाहे वो यूट्यूब हो गया, चाहे वो फेसबुक हो गया, चाहे वो इंस्टाग्राम हो गया, उस पर वो आना शुरू हो जाता है। तो सोचो, ये जब आपको रीड कर ले रहा है तो फिर अब, और इसके आगे मैं और क्या रीडिंग के बारे में बताऊं, तो आप अपने माइंड में जैसा रीड करोगे, जो चीजें थॉट लाओगे, वो आपके मोबाइल में भी आएगा, आपके मन में भी आएगा, और वही चीजें आपको, आपका सर्कल बनता जाएगा। तो अब ये समय आ गया है कि हम लोग सबको भगवान की शरण में जाना चाहिए, अच्छी चीजें सोचना चाहिए, अच्छी बातें करना चाहिए, ताकि हमारा सर्कल जो है अच्छा बनता रहे, बाकी सब आजाद रहे, है ना। दुनिया में सभी लोग आजाद हैं। तो चलें अभी शांति पाठ की तरफ। मैम मुझे बस एक छोटा सा क्वेश्चन था, जब आप नेवल ब्रीदिंग बोलते हैं। कोई बात नहीं, बड़ा क्वेश्चन भी पूछिए। मैम जैसे आपने बोला नेवल ब्रीदिंग इवेंचुअली आती है, तो ये इसका कुछ ड्यूरेशन होता है क्या मैम? और आपको क्या लगता है कौन सा हमें ऐसा वो करना चाहिए प्राणायाम जिससे कि नेवल ब्रीदिंग फील होए? बिकॉज अभी मुझे ऐसा लगता है हम नेवल ब्रीथ करते हैं, हाँ मेरा स्टमक मुझे वाइब्रेशन देता है, मुझे फील होता है, बट मुझे वो और गहराई से महसूस करना है मैम। इसके लिए तो सबसे पहले आप, हमने जो चीजें बताई कि रात में ऑयलिंग करनी है, ठीक है, ऑयल लगा करना है आपको। दूसरी चीज है जल नीति, ठीक है, ठीक है मैम। और उसके बाद से रवण नीति। इन तीन मतलब इसको आप साथ में, जल नीति रवण नीति तो एक साथ हो गया, एक साथ हो जाता है। इसको आप करो, और उसके बाद से आप प्राणायाम करो। तो जैसे डीप आप स्टेट पोजीशन में बैठते हो, डीप ब्रीथिंग करते हो, इसका बस जरा सा कॉन्सेप्ट यही है कि आपका एक तो मेंटल लेवल आपका जो है वो वर्क करना शुरू कर देगा। प्लस जो चीजें हम रीड करते हैं, है ना, पढ़ाई से रिलेटेड जो चीजें हम रीड करते हैं, अब देखेंगे, अब हम इतना दिखा नहीं सकते, मेरा टेबल भरा है बुक्स वगैरह से, मेरे टेबल भरे हुए हैं। अब इतनी सारी चीजें हम विदाउट प्राणायाम के नहीं कवर कर सकते हैं, क्योंकि हम पहले करके देख चुके हैं, उसमें कोई हमारा मतलब वर्क नहीं सही होता था। प्राणायाम जब हम अच्छे से करते हैं तो हमारा कॉन्सेंट्रेट लेवल जो होता है वो बिल्डअप होता है, कॉन्सेंट्रेट। तो इसमें सबसे अच्छी बात ये होती है कि जो पढ़ाई का आपका लेवल 6 आवर्स का था, वो क्वालिटी आपकी 2 आवर्स में कन्वर्ट हो जाती है, विद इन 2 and 2.5 आवर्स में कन्वर्ट हो जाती है। सबसे अच्छा मतलब डीप ब्रीथिंग का ये हमारा बेनिफिट है।
जो भी आप लर्न करते हो, जो चीजें, वो आपको याद हो जाती हैं, याद रहती हैं मैम जो आप विदाउट। नोज में ऑयलिंग बोल रहे हैं, सो बेसिकली मेरा क्या रूटीन है, जब मैं नहाती हूँ ना, मैं हमेशा अपने नॉस्ट्रल्स को ऑयल करती हूँ। तो आप रात को क्या कह रहे हैं, एक एक बूंद में नोज में डाल के सोऊं, मतलब जब हाँ मैं लेट जाऊं? ठीक है मैम। हाँ, बस बस सो जाओ उसके बाद। तो ठीक जो है मैम। हमारा कफ वगैरह होता है ना, जो चेस्ट में आपके, वो सारी चीजें क्योर हो जाते हैं। ठीक है। ठीक है मैम। ठीक तो है। जब ये चीजें करते हो ना, तो ऑटोमेटिक जब देखोगे ब्रीथिंग आप करोगे ना, तो नेवल पार्ट तक जाएगा, और वो एक वाइब्रेशन भी आपको फील होगा, है ना। और जैसे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो वाइब्रेशन कभी भी आपको ऐसा लगता है कि फील होता रहेगा। इससे हमारे पढ़ने की क्वालिटी जो होती है, ये बिल्डअप हो जाती है। जो चीजें आप 6 आवर्स में कंप्लीट करते हो, वो आपका विद इन 2.5 आवर्स में या 2 आवर्स में ये कंप्लीट हो जाता है। इतना इसका मतलब ये लेवल आ जाता है। और मैम ठीक है। सरसों का तेल ही जरूरी है, बिकॉज वो थोड़ा सा स्ट्रांग होता है, तो वर्जिन कोकोनट ऑयल ले सकते हैं? कोकोनट ऑयल अभी सर्दियों में तो मैं प्रिपेयर नहीं हाँ वो करूंगी। ठंडा होता है, मुझे पता है, हाँ। वो गर्मी में, मतलब समर में आप ले सकते हो। विंटर में तो अदरवाइज वो ऑलिव ऑयल अच्छा रहता है, जैतून का तेल तो गर्म होता है। नहीं, इसके अलावा मतलब मैं 2 ऑयल को प्रेफर करती हूँ। एक तो मस्टर्ड ऑयल हो गया, और दूसरा जो इसका कैस्टर बादाम हो। ऑयल।